और श्रीनगर आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां म्युनिसिपल पार्क से जॉगर्स पार्क राजबाग तक बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में तीनों जो उम्मीदवार हैं, तीनों जो कैंडिडेट्स हैं, वो अपना नामांकन फाइल करने के लिए सिविल सेक्रेटरीट जाएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन आप देख रहे हैं। श्रीनगर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। 3 उम्मीदवारों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जिसमें सच शर्मा, अली मोहम्मद मीर और राकेश महाजन मैदान में हैं और ये तीनों आज अपना नामांकन फाइल करने के लिए यहाँ देख रहे हैं तस्वीरें आप। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हुए हैं। इनकी अध्यक्षता में, इनकी अगुवाई में सिविल सेक्रेटरीट में आज श्रीनगर में ये नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले म्युनिसिपल पार्क से राजबाग जॉगर्स पार्क तक ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिल रहा है और इसी तरह आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। आज सिविल सेक्रेटरीट में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा के लिए अपना नामांकन फाइल करेंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीटों के लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और ये जंग अब केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, प्रभाव और राजनीतिक अस्तित्व की भी लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है। और इसी अस्तित्व को दर्शाने के लिए, अपनी आमद एक तरह से दर्शाने के लिए बीजेपी श्रीनगर में ये शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जहां बीजेपी के तीनों उम्मीदवार आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी आप यहां देख रहे हैं, उधमपुर से सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिल रहा है। सिविल सेक्रेटरीट तक संभवतः ये मार्च एक तरह से निकाला जा रहा है। एक शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिल रहा है। इस शक्ति प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। 3 उम्मीदवारों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जिसमें मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा, संगठन में उनकी अच्छी खासी पैंठ पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अली मोहम्मद मीर, जो उनकी उम्मीदवारी चर्चाओं में है क्योंकि कश्मीर घाटी के जाने माने चेहरों में से एक है। भाजपा के कुछ गिने चुने मुस्लिम नेताओं में से एक अली मोहम्मद मीर हैं। कश्मीर में उनकी प्रोफाइल को एक्सेप्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि बीजेपी में अगर देखा जाए तो बहुत कम मुस्लिम चेहरे हैं जो इस तरह का कद रखते हैं राजनीति में और ऐसे में अली मोहम्मद मीर उनमें से एक हैं जो कश्मीर घाटी से खास तौर पर आते हैं और राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये काफिला शक्ति प्रदर्शन एक तरह से बीजेपी करने की कोशिश भी कर रही है। वहीं राकेश महाजन की अगर बात की जाए तो जम्मू क्षेत्र से वो आते हैं और सामाजिक वर्ग से हैं, कारोबारी हैं, पार्टी के प्रति वफादारी और उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के और उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में 3 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। नंबर गेम के हिसाब से 1 सीट बीजेपी की पक्की मानी जा रही है क्योंकि 28 विधायक हैं और मौजूदा समय में 88 यानी 88 एमएलएज हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नगरोटा बडगाम पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी गई है और ऐसे में 24 अक्टूबर को राज्यसभा का चुनाव होना है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। अभी आपको क्या, आप भारतीय जनता पार्टी आज 3 सीटों के ऊपर नॉमिनेशन बनने जा रही है। तीनों की नोटिफिकेशन के ऊपर, सिंगल पहली के ऊपर, सिंगल दूसरी के ऊपर और सिंगल ही तीसरी के ऊपर। मेरा सौभाग्य है कि मुझे तीसरी सीट नोटिफिकेशन के ऊपर फाइल करने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं और आज नॉमिनेशन के बाद आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो स्ट्रेंथ एक शो करने की कोशिश की जा रही है यहाँ से। आप देख रहे हैं कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह, वो अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों के मन में सम्मान जो है बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, ये थे सच शर्मा जो कि प्रेसिडेंट भी है बीजेपी के और कैंडिडेट भी है राज्यसभा के लिए और इन्होंने ये आज़म जो है वो दोहराया कि बीजेपी जो है जीत से अग्रसर होगी और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो शो करने की भी कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मीडिया का भी जो है जमावड़ा है और जिस तरह से यहाँ पर
लोग जो है गैदर हुए हैं और उसे यकीनी तौर पर इस बात को जो है उजागर किया जाएगा कि बीजेपी बड़ी मुस्तैदी के साथ राज्यसभा पोल्स जो है उसमें अपने कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से सच शर्मा ने भी एक अज़म दोहराया, एक उम्मीद दोहराई कि बीजेपी इन राज्यसभा पोल्स में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। मैं धन्यवादी हूं अपने नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, साथ ही साथ मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी का, और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रभारी जम्मू कश्मीर के तरुण चुग जी का, जिनकी मेहनत इस तरह की रहती है कि हम कभी भी चुनावों में निराश नहीं होते हैं। और खासकर मेरे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो मेरी एक सीट से प्रत्याशी भी हैं, माननीय सच शर्मा जी, और हमारे सबके मार्गदर्शक, हमारे पूरी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मेरे आदरणीय संगठन महामंत्री अशोक कौल जी का आशीर्वाद लेके एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी से नवाजा गया है। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। मुझे पूरी उम्मीद है हम जिस कामना से उतरेंगे, मुझे वो अल्लाह ताला आज ये कुव्वत नसीब करेगा कि हम दोनों सीटें जीतने में, तीनों सीटें जीतने में कामयाब होंगे। आज नॉमिनेशन है, दुआ कीजिए कल स्क्रूटनी अच्छी हो जाए, उसके बाद क्या रणनीति बनती है। आप सबका साथ चाहिए। मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी मैं जीत पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव श्रीनगर से ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुदस्सिर। हम ये काफिला देख रहे हैं जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो थे, लेकिन उसके बाद एलओपी सुनील शर्मा, सच शर्मा, कड़ी सुरक्षा के बीच ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। जरा बताएंगे किस तरह का शक्ति प्रदर्शन और एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हो रही है? बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी कहा कि आज जो अहम दिन है बीजेपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करेंगे उनके लिए, क्योंकि राज्यसभा पोल्स के लिए जो नामांकन पत्र है वो आज इनके कैंडिडेट जो है वो भरने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये एक मौका गनीमत जाना है बीजेपी ने कि वो अपना एक जो कुव्वत है, अपनी एक स्ट्रेंथ जो है वो उसको पब्लिकली शो करे। और यही वजह है कि यहाँ से जो है जो विधायक जितने भी यहाँ पे आए थे, उनके साथ साथ जो टॉप ब्रास की लीडरशिप थी, तो उन्होंने यहाँ से पैदल मार्च निकाला म्युनिसिपल पार्क श्रीनगर से, जवाहर नगर से। और अब ये मार्च जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर जो जॉगर्स पार्क है वहां पर खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपने देखा कि जो पीएमओ मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो वो भी यहाँ पर पहुंच गए। हालांकि हमने काफी कोशिश की कि वो बात करें हमसे, लेकिन उन्होंने फिलहाल मीडिया से बात करने से इनकार किया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कारवां जो है आगे आगे बढ़ रहा है जॉगर्स पार्क की तरफ से, और वहां पर जो है एक कैवलकेड की शक्ल में जो तीनों कैंडिडेट्स हैं उनको पहुंचाया जाएगा सिविल सेक्रेटरीट असेंबली कॉम्प्लेक्स श्रीनगर, और वहां पर वो अपना नामांकन जो है वो फाइल करेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी गहमा गहमी है यहाँ पर, और ये कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, तो आगे बाइबोल्स भी आने वाले हैं कि कश्मीर में कहीं ना कहीं जो साख्त है उसको मजीद मजबूत बनाया जाए और एक जो स्ट्रेंथ है उसको शो किया जाए, ताकि आम लोगों तक जो है बीजेपी का खुला संकेत, खुली मैसेज जो है वो पहुंचाने में ये गैदरिंग जो है, ये मार्च जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल मुदस्सिर, और इसके बनस्पत अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ बीजेपी ये शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वाकई हुकूमत में है, पूर्ण बहुमत से है, वो कहीं ना कहीं एकदम ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के साथ उनका टकराव, उनका रिफ्ट भी एक बार फिर सामने आया है, पहले विधानसभा में नंबर्स को लेकर, फिर कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर, और अब राज्यसभा को लेकर भी। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का ये गठबंधन पूरी तरह से फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी इसके ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना कि वो ठंडी पड़ रही है, ये कहना अभी जो है बेजा होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नंबर्स है और एक मजबूत स्थिति में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो वो उसका जो है पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस मुजाहरा कर चुकी है। और प्रैक्टिकली तौर पर भी जिस तरह से उनके पास एब्सोल्यूट एक मेजॉरिटी है, तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के क़यादत में काफी जो कॉन्फिडेंस है वो भरा पड़ा है। अगर अब कहीं मजबूर है तो वो कांग्रेस पार्टी दिख रही है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो, अगर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो वहां पर नंबर जो है काफी कम है, और जिसके बल पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक हिसाब से दबाव बना सकते थे कि ज्यादा जो है उनकी बात को माना जाए और उनको आमादा किया जाए कि उनके साथ जो है
अलायंस करके उन्हें कम से कम एक सीट जो दे, और वो भी वो सीट जो कि सेफ सीट मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मुदस्सिर, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें कोई दो राय नहीं है। मुदस्सिर, आपने सही कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण बहुमत में है, मेजॉरिटी में है, उनका जीतना भी काफी हद तक नंबर गेम के हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन राजनीति में तो नैरेटिव का खेल ज्यादा होता है ना, और बीजेपी ने यहाँ पर पहले एक तरह से शक्ति प्रदर्शन अपने बड़े से बड़े चेहरों को श्रीनगर में मैदान में उतार दिया, अपनी आमद यहाँ पर एक तरह से दर्ज करा दी, तो नैरेटिव तो बीजेपी ने सेट कर दिया, फिर चाहे वो बड़गाम विधानसभा उपचुनावों के लिए ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि बीजेपी ने ये मौका जो है गनीमत जाना कि एक स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे शो की जाए और ज्यादा से ज्यादा जो वोटरान है उनको रागिब करे। ये न सिर्फ आज के लिए एक्सरसाइज होगा, बल्कि ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आगे जो बाईपोल्स आने वाले हैं उसके लिए भी जो पार्टी की मजबूती है उसको मुस्तहकम बनाया जाए, ताकि अगर पंचायत पोल्स की बात करेंगे, लोकल बॉडीज की पोल्स की बात करेंगे, तो उस तौर पर बीजेपी ये चाहेगी कि पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ उन इलेक्शंस में लड़े और कम से कम जो कश्मीर डिवीजन है और कश्मीर से उनके खाते में जो सीटें हैं वो चली जाए। तो यकीनी तौर पर बीजेपी के तरफ से ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है कि इस तरह का यहाँ पे जो है उन्होंने पार्टी स्ट्रेंथ शो की पब्लिकली, और ये यकीनी तौर पर एक मूव माना जाता है। और जिस तरह से कांग्रेस की हम बात करेंगे, कांग्रेस ने यकीनी तौर पर जो है ये जो ऐलान किया है कि वो पोल्स में अब हिस्सा नहीं लेगी, यानी कि वो अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं करेगी, क्योंकि कल स्पष्ट कर दिया कांग्रेस की क़यादत ने कि उनका जो ये मशावरत चल रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कि उन्हें कम से कम एक सेफ सीट जो है उस पर कैंडिडेट उतारने की इजाजत दी जाए, उसका सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिरे से उस बात को जो है उसको रूल आउट किया, और वो सीट कांग्रेस को देना चाहेगी जो कहीं ना कहीं टफ है उनके लिए जीतना, क्योंकि बीजेपी उस सीट पर पहले ही जो है एक कुव्वत के साथ अपना उम्मीदवार खड़ा कर चुकी है। तो कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच किस तरह की ये दूरियां बढ़ जाती है, ये गैप्स बढ़ जाती है, या कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो वोट डाउन करेगी। फिर जिस तरह से माजी में भी हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे दिए गए थे और कांग्रेस को कोई भी बर्थ जो है ऑफर नहीं की गई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उस वक्त कांग्रेस से नकारा मिनिस्ट्री ऑफ बर्थ लेने से जब जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबात अमल में लाए गए थे। लेकिन अब देखने वाली बात तो क्या इसका फर्क बड़गाम नगरोटा विधानसभा उपचुनावों पर भी देखने को मिलेगा? इसका असर उस पर भी पड़ सकता है क्या? हाँ, जाहिर सी बात है। अब जिस तरह से बड़गाम सीट की अगर हम बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही उस पर क्लेम जो है कर रही है, क्योंकि वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सीट थी जो उन्होंने फिर वैकेंट छोड़ी, क्योंकि गांधरबल से वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, 2 सीटों से वो जीते थे। तो उसके बाद उन्होंने गांधरबल सीट को ऑप्ट किया और जो बड़गाम की सीट थी तो उन्होंने उस सीट को छोड़ा। तो इस पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम कर रही है कि पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ये सीट थी और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ही ये सीट जानी चाहिए। अब सवाल होता है नगरोटा जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर किस तरह से जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बीच जो है उस पर मशावरत होगी, उस पर जो बातचीत है वो होगी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर आमादा होगी कि वो सीट जो है वो कांग्रेस को दे दे, और इस तरीके से जो अलायंस है, दोनों अलायंस पार्टनर्स जो है वो एक एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा रुख अख्तियार करते हैं, कि दोनों की लीडरशिप जो है आला क़यादत जो है वो अभी बातचीत उनके बीच में चल रही है, मुज़ाकरात आपस में चल रहे हैं। तो हतमी फैसला अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने इन दोनों सीट्स पर कैंडिडेट्स जो है वो अनाउंस नहीं किए हैं बाय पोल्स के लिए। ठीक है मुदस्सिर, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो नॉमिनेशन से पहले बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से लेके नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और तीनों जो उम्मीदवार है राज्यसभा के वो इस शक्ति प्रदर्शन में मौजूद हैं। सिविल सेक्रेटरीट में अब से थोड़ी देर बाद ये नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। आज नॉमिनेशन का राज्यसभा के लिए आखिरी दिन है। 24 अक्टूबर को इसको लेकर चुनाव होने हैं और 24 तारीख की शाम को ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि राज्यसभा किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार जा रहा है। और ऐसे में लेकिन उससे पहले ये शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी अपनी आमद एक तरह से अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा यहां पर दिखाने की कोशिश कर रही है। श्रीनगर में बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन अपने आप में काफी कुछ बयां कर रहा है।
तो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है, जहां 16 तारीख को उमर सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। उसके बाद 24 अक्टूबर को राज्यसभा के चुनाव है और फिर 11 नवंबर को नगरोटा बडगाम उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 20 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 24 अक्टूबर तक नामांकन वापसी ली जा सकेगी। 11 नवंबर को दोनों सीटों के लिए मतदान होगा और 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी आज हुई है और ऐसे में उपचुनावों को लेकर जो पूरा शेड्यूल है वो भी आपको बता रहे। 20 अक्टूबर तक नामांकन फाइल किया जा सकता है, यानी कि 1 हफ्ते का और वक्त है जब नामांकन दाखिल किया जाएगा। 24 अक्टूबर तक स्क्रूटनी और फिर नाम वापसी की तारीख है। 11 नवंबर को दोनों सीटों के लिए मतदान होना है। नगरोटा बडगाम जो घाटी में पड़ती है, नगरोटा जम्मू खित्ते में पड़ती है और ऐसे में ये दोनों सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। 90 विधानसभा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है, जिनमें से मौजूदा 88 विधायक हैं। बडगाम क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छोड़ दी थी, गांदरबल को चुना था और ऐसे में देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद जम्मू खित्ते की नगरोटा सीट खाली पड़ी है और अब चुनाव होने हैं। इसको लेकर अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी समीर जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। समीर, अधिसूचना आज जारी हो गई है। अब से लेकर 1 हफ्ते का वक्त है जब आप नॉमिनेशंस फाइल कर सकते हैं। ऐसे में कोई संभावित नाम, कोई संभावित कैंडिडेट, क्योंकि देवयानी राणा का नाम नगरोटा के लिए चल रहा है, लेकिन बडगाम को लेकर कोई अभी चर्चा नामों की? देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि जो ये नॉमिनेशन आज नोटिफिकेशन निकली है उसके हिसाब से 20 तारीख तक आप नॉमिनेशन भर सकते हैं। मतलब 20 तारीख शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक नॉमिनेशन भरा जा सकता है। उसके बाद 22 तारीख तक आप नॉमिनेशन की जांच पड़ताल होगी। 22 अक्टूबर को जांच पड़ताल होगी इन नॉमिनेशंस की जो भरे जाएंगे और 24 तारीख को जो है नॉमिनेशन जो विड्रॉल है, किसी को विड्रॉ करना है वो कर सकता है। इसका मतलब है कि 20, 22 और 24 जो है ये कंटिन्यूसली 3 दिन जो है वो नॉमिनेशंस के प्रति नॉमिनेशंस के हिसाब से चलता रहेगा। जो मैंने कहा कि 20 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है, 22 तारीख तक नॉमिनेशन की जांच पड़ताल होगी 22 को और 24 को विड्रॉल किया जा सकता है अगर किसी को नॉमिनेशन विड्रॉ करना है। फिर 11 को इलेक्शन होंगे और जो 16 नवंबर को जो है 16 नवंबर तक पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट होना है, जिसमें 13 तारीख को जो काउंटिंग होगी। तो 16 तारीख तक नया एमएलए बनेगा जिसकी ओथ सेरेमनी होगी। अब आपने जो पूछा सवाल कि अभी तक चर्चा, देखिए चर्चाएं अभी चल रही हैं। अगर हम नगरोटा की बात करें तो यहाँ से देवयानी राणा का एज अ बीजेपी कैंडिडेट बनना तकरीबन तय माना जा रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि वहां से 2 और लोग जो है दावा ठोक रहे हैं। उसमें नंद किशोर शर्मा है जो कि बीजेपी के सिटिंग एमपी जुगल किशोर शर्मा के भाई हैं और इसके साथ साथ अनिल शर्मा है जो कि जो जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है। अनिल शर्मा वो भी दावा ठोक रहे हैं और इवन के अनिल शर्मा ने यहाँ तक कहा है कि अगर उनको मैंडेट नहीं मिलता है तो वो एज एन इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो नगरोटा से ही आते हैं और बड़े देर से वो एज एन पंचायत कॉन्फ्रेंस में काम कर रहे हैं। पंचायत कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। वहाँ पे पंचायत हेड भी थे, वो सरपंच भी थे वहाँ पे और वो भी दावा ठोक रहे हैं। अगर आप बडगाम की बात करें तो बडगाम की जो सीट है वहाँ पे अभी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी ने भी कहा है कि वो चुनाव। चलिए समीर से दोबारा जुड़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि नगरोटा और बडगाम उपचुनावों को लेकर अधिसूचना आज जारी हो गई है और इस अधिसूचना के मुताबिक 20 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। 24 तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और 11 नवंबर को मतदान होना है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। बडगाम और नगरोटा 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। नगरोटा में देवयानी राणा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जो हमारे संवाददाता समीर भट्ट जानकारियां दे रहे थे, देवेंद्र सिंह राणा जो कि कद्दावर नेता थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में आए और 30,000 से भी ज्यादा मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। उनकी बेटी है देवयानी राणा और काफी एक्टिव है और ऐसे में उन्हें टिकट मिल सकती है। इसके अलावा बडगाम के पत्ते अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं खोले, लेकिन बडगाम का समीकरण अपने आप में बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण है क्योंकि बडगाम सीट बीजेपी के लिए काफी चैलेंजिंग है और इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नगरोटा की सीट काफी चैलेंजिंग साबित हो सकती है। तो मुकाबला दोनों सीटों पर बराबरी का होगा। बडगाम के लिए जितनी मशक्कत बीजेपी को करनी पड़ेगी उतनी मशक्कत नगरोटा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी करनी पड़ सकती है। लेकिन बडगाम में किसे मैदान में उतारेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आगा रोहिल्ला की वर्चस्व वाली सीट मानी जाती है। पूर्व में बडगाम से आगा रोहिल्ला जो कि मौजूदा समय में श्रीनगर से सांसद हैं,
उनके वर्चस्व वाली सीट है, पूर्व में वो विधायक भी रहे हैं और ऐसे में बड़गाम विधानसभा उपचुनावों को लेकर जो जंग है वो बेहद दिलचस्प होगी। समीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, क्या मेरा ये कहना सही है कि जितनी मशक्कत बीजेपी को बड़गाम सीट पर करनी पड़ेगी, लगभग उतनी ही मशक्कत नेशनल कॉन्फ्रेंस को नगरोटा में करनी पड़ेगी? देखिए, बीजेपी को ज्यादा करनी पड़ेगी। बड़गाम सीट जो है मेनली कंटेंडर जो है वहां पे वो पीडीपी है और पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधा मुकाबला बड़गाम में पीडीपी के साथ होने वाला है। पीडीपी की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो वहां पे जो पहले के कैंडिडेट थे 2024 के कैंडिडेट हैं सईद मुंतजिर, वही जी वही लगता है कि वही आएंगे, उन्हीं को रिपीट किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस किनको चुनाव लड़ाएगी इस पर सबकी नजरें पड़ी हैं, कई कैंडिडेट है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या रोहुला, जो सईद आगा रोहुला है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से कैंडिडेट उतारेगी या उमर अब्दुल्ला किसी अपने खास चहेते को, और ऐसी भी चर्चा है कि वो अपने एडवाइजर जो नासिर असलम वानी उनको चुनाव वहां से लड़वाना चाहते हैं। तो अब सबकी नजरें इस पर पड़ेंगी कि क्या नासिर असलम वानी वहां से चुनाव लड़ते हैं या आगा रोहुला के किसी खास बंदे को या उनके कंसर्न के क्या बाद किसी को समीर, वहां ये से पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर? जी हो सकता है। अगर रोहुला को कॉन्फ्रेंस में लेने के बगैर ही वहां उमर अब्दुल्ला अपनी चॉइस के किसी बंदे को कैंडिडेट उठाते हैं तो जाहिर तौर पर कंटेंशन बढ़ेगा, आपसी मतभेद बढ़ेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोर्सेज वो ये कह रहे हैं कि उनकी भरपूर कोशिश होगी कि जो भी कैंडिडेट वहां से उठता है उसको कंसेंसस के तौर पर वो उठे। वहां पे आगा रोहुला, जो सईद आगा रोहुला है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही वहां से चुनाव लड़ा जाए। तो जाहिर तौर पर जो भी वहां से कैंडिडेट उठेगा वो रोहुला की जो सिटिंग एमपी हैं और बहुत ही बड़ा नाम है बड़गाम क्षेत्र में, तो उनका बड़ा जानादार है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही वहां से चुनाव एक कैंडिडेट को उतारा जाएगा। लेकिन अगर हम बाकी जगहों की बात करें, अगर हम नगरोटा की बात करें तो यहाँ पे जो मेन मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को तब कांग्रेस और बाकी पार्टियां, देखिए जेके एनएनपीपी है, हर्षदेव सिंह, वो इंडिया ब्लॉक का तो हिस्सा है लेकिन यहां से दावा ठोक रहे हैं नगरोटा से, उनको बिठाना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो चुनाव ना लड़े। इसी के साथ साथ कांग्रेस को मोटिवेट करना पड़ेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस को परस्यू करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना कि वो चुनाव ना लड़े। तो कांग्रेस और जेके एनपीपी अगर चुनाव वहां से नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा बूस्ट होगा। लेकिन अगर दोनों पार्टियां चुनाव वहां से लड़ती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। और कल शाम को जिस तरह से राज्यसभा की चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरह से कांग्रेस को ह्यूमिलेट किया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कांग्रेस उसका बदला ले। अगर वो जीतेगी भी नहीं लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां डेंट कर सकती है। और 2024 में भी ऐसा हुआ, 5000 वोट कांग्रेस के नॉमिनी ने वहां लिए जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हुआ। हालांकि मार्जिन जो था वो 30,000 का था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश होगी कि नगरोटा सीट से वो कांग्रेस और बाकी जितने भी जेके एनपीपी हरिदेव जैसी पार्टियां हैं और जो बाकी इंडिया ब्लॉक की पार्टियां, उनको मोटिवेट करे कि वो जो बिल्कुल समीर, और नगरोटा से जाहिर सी बात है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है तो कांग्रेस चाहेगी कि इस गठबंधन के तहत नगरोटा सीट शायद उनके किसी कैंडिडेट को या उनके किसी नेता को मिले। बहुत सारे फैक्टर्स हैं समीर, इस पर डिस्कशन लंबा चलेगा लेकिन समय फिलहाल इजाजत नहीं दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और बहुत जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो जाएगा। समीर, नजर बना के रखें। बहुत